नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 7 जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम हर वीक एक वीकली रैप अप करते हैं, यानी कि जो हम पर डे न्यूज़ एनालिसिस पढ़ते हैं, पर डे हिंदू एनालिसिस, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करते हैं, उसमें लास्ट वीक के एंड पर हम उस पूरे वीक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ का एक रैप अप करते हैं, जिसके अंदर हम डेली की गई जो बातें होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं, एक ओवरव्यू उसमें देखते हैं, क्योंकि हम उसको डेली पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन उसका एक क्विक रिवीजन के व्यू में हम उसको क्या करते हैं, डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी सीक्वेंस को। आज का जो हमारा वीकली रैप अप है हम उसकी करते हैं स्टार्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीक की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, वो थी आपका लद्दाख। और हमने पढ़ा था कि जो लद्दाख था, याद रखना ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है, तो हमने जो पहले बातें डिस्कस की थी उनका जस्ट रिवीजन हम करने वाले हैं, ठीक है। हम पहले डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से नोट्स बना के इसको रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं। तो हमने लद्दाख, सबसे पहली बात लद्दाख कहाँ से, तो याद रखना पहले जम्मू एंड कश्मीर था, और इस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगी हुई थी आर्टिकल 370। हमने आर्टिकल 370 को रिमूव किया और हमने जम्मू कश्मीर को 2019 में दो पार्ट्स में तोड़ दिया। एक बन गया आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बन गया आपका कौन सा, लद्दाख, ठीक है। तो जब लद्दाख अलग से बना तो लद्दाख ने डिमांड की कि मेरे को क्या चाहिए, तो लद्दाख ने कहा कि मुझे शेड्यूल नंबर 6 में डाल दिया जाए। अब आप कहोगे सर शेड्यूल नंबर 6 क्या होता है, तो शेड्यूल नंबर 6 में वो सारे SC/STs लिखे हैं जो ATMM में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। और वहाँ पर जो लोग होते हैं, वहाँ पर जो ट्राइब्स होती हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। तो वहाँ पे सरकार अपनी मर्जी से पोर्ट्स ने आपके अपनी मर्जी से न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकती, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकती है ना, कुछ भी सेटअप करना होगा तो लोकल बॉडीज से उसको परमिशन लेनी होती है, ताकि वहाँ के लोगों का जो पहले से वहाँ लोग रह रहे हैं उन लोगों के राइट्स को बचाया जा सके, उनके कल्चर को बचाया जा सके। तो शेड्यूल नंबर 6 में ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं। तो लद्दाख ने कहा कि आप हमें अलग तो कर रहे हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए, तो हमें ATMM में डाल दो शेड्यूल नंबर 6 में। याद रखना शेड्यूल नंबर 5 में बाकी के सारे स्टेट्स लिखे हुए हैं, तो उनको नहीं डाला गया। 2024 में फिर इलेक्शन का टाइम आ गया, फिर सोनम वांगचुक, है ना, आप जानते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको फिर नहीं डाला गया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग डिमांड करते ही रह गए, इनकी बात को नहीं सुना गया। अब जाकर सरकार ने कहा ठीक है, हम तुम्हें शेड्यूल नंबर 6 नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम तुम्हें कुछ और दे सकते हैं। तो कुछ और क्या दे सकते हैं, तो सरकार ने कहा कि देखो हम तुम्हारे लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो सिंपल याद रखना, सरकार ने जम्मू कश्मीर से अलग हुए लद्दाख को 85% जो गवर्नमेंट जो उसमें रिजर्वेशन होगा वो लद्दाख के लोकल पीपल को दे दिया है। यानी कि अगर आप लद्दाख के हो और अगर आप वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट की जॉब निकलती है तो आपको उसमें 85% रिजर्वेशन रहेगा। उसके साथ साथ अगर कोई बाहर का आदमी वहाँ पर आकर रहता है तो उसे कम से कम 15 साल के लिए वहाँ पर रहना होगा। 15 साल वो रहेगा, उसके बाद इस बात के ऊपर बात की जाएगी कि उसको वहाँ का डोमिसाइल देना है या नहीं देना है, ताकि वहाँ के लोगों के कल्चरल राइट्स को खराब ना किया जा सके। समझ गए? तो ये दो बातें हमें वहाँ से पता चलती हैं। तो सिंपल सा याद रखना, वहाँ की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती और पुर्गी, ये वहाँ की कुछ लैंग्वेज बनाई जाती हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। शेड्यूल नंबर 5 के अंदर 10 स्टेट हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। सबसे ज़्यादा ST कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। सबसे कम ST कहाँ पे है, सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पे है, तो याद रखना पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर 0 पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे SC का आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल 341 SC का है। ST का आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 342 और OBC का आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में 340, ठीक है। ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। कर्नाटका टू टेक अप अलमाटी डैम डिस्प्यूट विद प्राइम मिनिस्टर। जो कर्नाटक है वहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है कृष्णा, एंड याद रखना कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है आपके
महाबलेश्वर से, और वो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होके जाती है कहाँ पे, आपके कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु होते हुए चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो जो आपकी कृष्णा रिवर है बेसिकली, उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है अलमाटी डैम, और अलमाटी डैम जो है बेसिकली वो 2005 में बन के तैयार हो गया था। बट वहाँ पर उन स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट रहता है। जैसे हमने पढ़ा था यमुना कैनाल वाला, ठीक है, यमुना सतलुज वाला SYL कैनाल लिंक था। हमने इससे पहले डिस्प्यूट पढ़ा हुआ है कौन सा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, सिमिलर चल रहे थे। तो सिंपल याद रखना, दो स्टेट के बीच में अगर कभी भी वाटर डिस्प्यूट होता है, पानी को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो उसका आर्टिकल होता है 262, ठीक है, आर्टिकल 262 में उसके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर याद रखना जो कृष्णा रिवर है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वहाँ की। पहली कौन सी है, तो पहली है आपकी गोदावरी, ठीक है, पहली गोदावरी थी, ठीक है। और गोदावरी कोई बूढ़ी गंगा कहते हैं, गोदावरी कोई ओल्ड गंगा या फिर इसको साउथ गंगा भी कह देते हैं, ठीक है। और ये जो कृष्णा रिवर है इसकी महाराष्ट्र में लेंथ है 303, कर्नाटक में 480 किलोमीटर, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, और इसकी लेफ्ट है भीमा, मूसी और मुनेरू, ठीक है। ये उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके ऊपर 290 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसको लेकर वहाँ पे डिस्प्यूट है क्योंकि वाटर को, पानी की शेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, हमने पढ़ा हुआ इसको डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया था। नेक्स्ट है हेमा पैनल सी केसेस एज सर्वाइवर स्टे साइलेंट। देखो हुआ क्या, हेमा कमीशन हमने पढ़ा था डिटेल्ड एनालिसिस में कि जस्टिस हेमा कमीशन, एक हेमा कमीशन बनाया जाता है जिसके 3 मेंबर है, ध्यान रखना। एक का नाम है आपके जस्टिस हेमा, उसके साथ फिल्म एक्ट्रेस शारदा, और एक है फॉर्मर IAS ऑफिसर KB वत्सल कुमार, ठीक है, वत्सल कुमारी। ये 3 इसके मेंबर हैं। इसको केस किसने रजिस्टर किया था, वुमेन इन द सिनेमा कलेक्टिव WCC ने इसके केस रजिस्टर किया था। 2017 का केस होता है। उस समय जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, समझना, उस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ की एक एक्ट्रेस होती है, वो शिकायत करती है किसको, वहाँ के CM को, पिनराई विजयन को, और कहती है कि हमारे साथ यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। उसके बाद बहुत सारी एक्ट्रेस ने ये इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वहाँ पर एक हेमा कमीशन बनाया जाता है। हेमा कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो इतनी खतरनाक रिपोर्ट थी कि उसको सरकार ने पब्लिश करने से मना कर दिया, छापने से मना कर दिया, और बाद में उसके ऊपर उस पूरे मलयालम सिनेमा बोर्ड को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब जाकर उसमें लोगों को सजा पड़नी शुरू होनी थी, लेकिन जो गवाही देने के लिए वो थे, उन्होंने गवाही देने से ही मना कर दिया। क्यों कर दिया, हो सकता है कोई प्रेशर हो सकता है डराया जा रहा हो, वो बाद की बातें हैं। तो ये हेमा पैनल की न्यूज़ पहले न्यूज़ में रहती थी, अब ये दोबारा से न्यूज़ में आ गई है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, कहाँ की न्यूज़ है, केरल की न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। IISc रिसर्चर्स डेवलप आर्टिफिशियल मेटल बेस्ड नैनोजाइम दैट प्रिवेंट्स एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग। एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकने के लिए विटामिन K हमारी क्लॉटिंग को रोकता है, लेकिन उसको कई बार ये एक बीमारी होती है कि उसमें एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, तो क्लॉटिंग होती नहीं है। तो उसे रोकने के लिए एक वो बना लिया गया जिसका नाम है वेनेडियम पेंटोक्साइड। तो सिंपल सा 1 लाइनर में याद रखना, ये भी हमने पढ़ा था। ए स्ट्रेटजी फ्यूल्ड बाय विजन पावर्ड बाय एनर्जी, ये हमारे जो हरदीप सिंह पुरी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा था आर्टिकल, हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। इन्होंने बताया कि भारत एनर्जी सेक्टर में क्या क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट ईयर है 2070, उसको अचीव करने के लिए मुझे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, मुझे फॉसिल फ्यूल्स या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। तो इसने बताया कि भारत अगर 2047 में अगर इंडिया विकसित भारत होने का सपना देखता है, तो विकसित भारत यानी कि 2047 में अगर होना है, तो हमें आज के टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उससे 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें बताया कि हमारे यहाँ पर इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर है, इंडिया 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है, इंडिया 4th लार्जेस्ट LNG इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग हम यहाँ पर पहले 2013 में 1.5% करते थे, अब हम उसको 19.7 पर ले आए हैं। और आप भली बात ही जानते हो कि इथेनॉल क्या होता है, ब्लेंडिंग से किससे बनता है, तो याद रखना शुगर केन से, है ना, गन्ने के वेस्ट मटेरियल से, और उसको हम ब्लेंड कर देते हैं पेट्रोल में, तो पोल्यूशन भी कम होता है, पैसा भी कम खर्च करना पड़ता है, और हमें बाहर से चीज़ें भी कम मंगवानी पड़ती हैं पेट्रोल, तो हम उसको 20% पे ले आए हैं। पहले हम 2013 में 38 करोड़ लीटर ही प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम उसको 484 करोड़ लीटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ईयर।
इससे हमने लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए बचाए थे फॉरेक्स रिजर्व में, और इससे हमने 643 लाख मेट्रिक टन पोल्यूशन भी बचाया, ठीक है। और इससे हमने लगभग 1 लाख करोड़ किसानों को पैसे भी बांटे, 1 लाख करोड़ रुपए बांटा गया, ठीक है। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, पूरा एनवायरनमेंट की न्यूज़ है। नेक्स्ट है बैन, स्प्लिट, वर्डिक्ट एंड हेल्थ कंसर्न। ये भी अच्छी न्यूज़ थी कि हमारे यहाँ पर जो हम सरसों का तेल खाते हैं बहुत ही घटिया है ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उस सरसों के तेल के अंदर एक यूरेसिक एसिड होता है जो 40 to 50% होता है, जबकि हमारी हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो हमारे शरीर में मैक्सिमम 2% तक या 20% तक हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि 4-5% तक होना चाहिए, लेकिन 20% तक भी ठीक है। यहाँ तो 40-50% है। तो कहा गया कि उस मस्टर्ड ऑयल को मत बनाओ, उसकी जगह जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड ऑयल बना लो और उसको उसमें ऐड कर दो। लेकिन अगर हम उसको ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी ऐड करके देखा नहीं है। उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर बीज आप उगाओगे तो एनवायरनमेंट कैसे उसको रिएक्शन देगा, वो सब बाद की बातें हैं, ठीक है। तो उसको अभी मना कर दिया गया। एक बार पहले भी कोशिश की गई थी, 2024 में मना कर दिया गया था, उससे पहले 2021 में भी उसे मना कर दिया था। किसने? FSSAI ने। तो ये भी हम जानते हैं, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी होती है, तो 2008 में बनी होती है, 2006 में इसका एक्ट आया था, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, इसके लिए मना कर दिया गया है। सिर्फ बीटी कॉटन एकमात्र ऐसा है फसल है जिसके लिए हमने अलाउ कर रखा है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड एनालिसिस इसका हो चुका है पहले। और जो कमेटी होती है जो इसको अलाउ करती है, होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बिफोर 2010 दिस कमेटी वाज नोन एज अप्रूवल कमेटी, आज हम इसे अप्रेजल कमेटी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और इसकी मिनिस्ट्री हो जाएगी एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर काम करता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। आरसीबी आप जानते हो, आरसीबी जीत चुकी है। 2008 में पहली बार आईपीएल स्टार्ट किए गए थे। पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। लास्ट 2025 का आईपीएल आपकी आरसीबी ने जीता है, जो 18 साल में पहली बार था। उसके बाद स्टैम्पेड हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। इस बार का जो ऑरेंज कैप है, पर्पल कैप है, किस किस को मिला है, तो याद रखना साई सुदर्शन को सबसे ज़्यादा रन, ठीक है। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप किसको मिला है, तो आपके किसको मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा को, वो भी गुजरात टाइटंस के, ठीक है। तो सिंपल याद रखना 25 विकेट उन्होंने लिए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हमने पढ़ लिया था। unease in India as Pakistan to co-chair UNSC एंटी टेरर पैनल्स। देखो UNSC क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसका पार्ट है, तो ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये पहलगाम के आसपास बहुत न्यूज़ में आता था, हमने पढ़ा था। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो 15 मेंबर्स होते हैं। 10 मेंबर कैसे होते हैं, तो याद रखना नॉन परमानेंट, और 5 मेंबर कैसे होते हैं, इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं। और जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो होती है। तो परमानेंट में जैसे एक यूके हो गया, एक यूएसए हो गया, एक आपका इसके अंदर रशिया हो गया, ठीक है, एक इसके अंदर फ्रांस हो गया, और इसके अंदर चाइना। लेकिन अभी इसका यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर कौन है, तो याद रखना पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि उसको सपोर्ट कौन करता है, तो चाइना करता है, अब यूएसए करता है, भली बात ही जानते हो, कई बार हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो अब उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान है वो किसको को-चेयर कर रहा है, तो याद रखना एंटी टेरर पैनल। देखो कितनी अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म को पनाह वो देता है, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इवन ओसामा बिन लादेन को वहीं पर मारा जाता है ना। तो इतनी सब हरकतों के बाद भी कौन कैसे किसी को चेयर बना सकता है टेरर पैनल का, वो बात की बात है, क्योंकि सपोर्ट उसको मिला हुआ है, ठीक है। और हमने बहुत कोशिश की कि इसको FATF हमने पढ़ा था, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो 1989 में बनी थी। हमने खूब कोशिश की थी कि इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बल्कि एंटी टेरर उसका स्क्वाड का हेड भी बन के बैठ गया, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। ये जो आपकी काउंटर टेररिज्म कमेटी है, ये कब बनी होती है, 1988 में, ठीक है। सिंपल याद रखना, इसको यूनाइटेड नेशन इसको क्या करता है, चलाता है। और इसका को-चेयर किसको बना दिया गया है, पाकिस्तान को ही हमने पढ़ लिया था। और पाकिस्तान को कैसे मिल गया, तो अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर अप्रूवल ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। और आप जानते हो कि चाइना जो इसका परमानेंट मेंबर है वो उसको बैकअप देता है, और उसने उसको सपोर्ट किया, और उसके बाद उसको बना दिया गया, ठीक है। अलकायदा, ये सब वही बात है, अलकायदा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, जैसे मोहम्मद और सब हम पढ़े हुए हैं पहले। नेक्स्ट आता है, इज IBC एन इफेक्टिव रेजोल्यूशन टूल। क्या IBC एक इफेक्टिव टूल है, तो सबसे पहले समझना IBC होता क्या है।
लोग क्या करते थे, कोई हमारे यहाँ पर एक होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है बैंकों के अकॉर्डिंग जो पैसा नहीं जनरेट कर रहा, गायब हो चुका है। जैसे किसी ने पैसा लिया और वो डिफ़ॉल्टर हो गया, उसने लोन पे ही नहीं किया, जब लोन को रिपे नहीं किया उसने, तो उससे क्या हुआ, वो पैसा एनपीए बन जाता है। तो बैंकों का लगभग हर साल, याद रखना, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पैसा एनपीए हो जाता है। लोग फ्रॉड कर देते नहीं है, ठीक है। विजय माल्या ये तो बड़े लोग हैं जो एक साथ इतना बड़ा पैसा लेके भागे, छोटे छोटे को 2 लाख नहीं दे रहा, कोई 5 लाख का लोन नहीं दे रहा, कोई 20 लाख का लोन नहीं दे रहा, ऐसे करते करते 2 लाख करोड़ रुपए का हर साल आरबीआई को चूना लग जाता है, बेचारे के पैसे डूब जाते हैं। और बहुत बार कंपनियां लोन ले लेती हैं, वो जैसे लोग लोन ले लेते हैं कंपनी के नाम पे और बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, कोठियां बना लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर देते हैं और सारा पैसा डूब गया। ये एनपीए होता है। तो 2016 में 2016 में सरकार ने लगाया दिमाग और उसने आईबीसी लॉन्च कर दिया। आईबीसी वाज स्टार्टेड या लॉन्च्ड इन 2016। होता क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब क्या होगा, अगर आपने बैंकक्रप्ट अनाउंस कर दिया, किसी ने पैसा नहीं दिया, तो उससे पैसा निकलवाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपके आईबीसी की। और ये इतना इफेक्टिव है, इस बार का हमने बजट पढ़ा था, इसने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पिछले साल क्या किए थे, वसूले थे लोगों से जो एनपीए बन चुका था। समझ गए। तो ये लोन दिया हुआ पैसा बैंकों का वापस लाने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। शिफ्ट कंट्रोल फ्रॉम डेब्टर्स टू द क्रेडिटर्स, इंट्रोड्यूस्ड ए टाइम बाउंड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, वो सब काम की सारे करता है, ठीक है। तो क्या ये इफेक्टिव है, डेफिनेटली इफेक्टिव है, ठीक है। डिफॉल्टर्स पैराडाइज इज लॉस्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो डिफॉल्टर होते हैं उनका पैराडाइज खत्म हो गया, मतलब उनके लिए बहुत बुरा काल बन के आया है, ठीक है। सिंपल याद रखना, 2018 में ये एनपीए 11.2% होता था। इस एनपीए को इसने आने के बाद से 2024 में 2.8% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर पैसा ये वापस ला रहा है। आईबीसी इंप्रूव डिसिप्लिन इन क्रेडिट एलोकेशंस, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, पढ़ लिया था हमने, डिस्कस कर लिया था। ट्रम्प रिवाइव्स ट्रैवल बैन अगेंस्ट 12 कंट्रीज। ट्रम्प साहब देखो कुछ नहीं करना। ट्रम्प साहब के बारे में बहुत पढ़ा हमने, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया इन्होंने, ठीक है। ट्रम्प साहब ने WHO से विड्रॉ कर लिया। ट्रम्प साहब ने वीज़ा बैन लगा दिया। ट्रम्प साहब ने हार्वर्ड में यूनिवर्सिटी में जो H1B1 वीज़ा होता है बच्चों का, वो बैन कर दिया। अब इसने कंट्रीज़ को भी बैन कर दिया, वहाँ पर टूरिस्टों को बैन कर दिया कि इन देशों के कोई भी लोग नहीं आने चाहिए। कौन कौन से, तो सिंपल सा याद रखना, 12 कंट्रीज़ हैं। अफगानिस्तान, म्यांमार, चैड, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, एरिट्रिया, हाइती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इन 12 देशों के लोगों को कंप्लीटली क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, ठीक है। 2017 में इसने ईरान को किया था, इराक को, सीरिया को, ईरान को, सूडान को, लीबिया को, सोमालिया को और यमन को। बेसिकली ये पागल हो चुका है ना, और कुछ नहीं है। अभी तुमने देखा होगा कि इसने एलोन मस्क के साथ भी लड़ाई कर ली है, वो भी उसकी जो डोज डिपार्टमेंट था उसको छोड़ के चला गया। अभी न्यूज़ निकल के आ रही है आज की कि एलोन मस्क में अनाउंस हिज ऑन पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो ये सब चल रहा है वहाँ पे, वो आपस में भिड़ गए हैं दोनों, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। साल भर चलता रहेगा। नेक्स्ट, इज ग्लोबल वार्मिंग बिकमिंग ए डिस्ट्रैक्शन। ये भी हमने खूब पढ़ा है, UNFCCC, ठीक है, खूब पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कंटिन्यू देख रहा हो उसे ये सब चीज़ें नहीं आती हो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज 1992 में बना था, 1994 में काम करना शुरू करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बोन में बना हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम टेम्परेचर 1.5 रखेंगे, उससे बिलो रखेंगे, लेकिन नहीं हुआ। पेरिस एग्रीमेंट से WHO ने विड्रॉ कर लिया। तो अब क्या वो पेरिस एग्रीमेंट फेल हो गया, क्या ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वही सब इसमें वही सब बातें डिस्कस की हुई है। इस बार COP कहाँ पर हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहली हुई थी बर्लिन में 1995 में, सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी कहाँ पर हो रही है इस बार, तो बाकू कहाँ पे है, अजरबैजान। ये पढ़ा हुआ टॉपिक है अच्छे से, ठीक है। और मैंने कहा था कि अभी ऐसे डाटा निकल के आ रहे हैं कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके जम्मू कश्मीर में, जिसे हेवन ऑफ द अर्थ या धरती का स्वर्ग कहते हैं, उसके अंदर भी तुम्हें लू चलती नजर आएंगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, बर्फ वहाँ पर रहेगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। उससे बचने के लिए हम ये सब करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशन, मोदी जी का एक स्कीम, एक पेड़ माँ के नाम, ये सारे प्रोग्राम उसी के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, काफ़ी बार हमने पढ़ा है।
नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। आपको पता है कि जो पहली बार सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। किसने करवाया था? लॉर्ड मायो ने, ठीक है, लेकिन वो अनऑफिशियल था, याद रखना वो अनऑफिशियल था। तो ऑफिशियल कब हुआ था पहला? तो फर्स्ट ऑफिशियल कब होता है? तो फर्स्ट ऑफिशियल होता है 1881 में, उसको करवाया था आपके लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। उसके बाद से याद रखना हर 10 साल के बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर्स क्या होता है? सेंसस होता है, ठीक है। लास्ट 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, कोरोना की वजह से हुआ नहीं था। वो इस बार कब होने वाला है? तो अगली साल 2027 में होने के चांसेस हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और पहली बार कैसा होगा? डिजिटल होगा। और इस बार तो ये भी कह दिया है मोदी जी ने कि हम कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। तो सिंपल याद रखना, कास्ट सेंसस कब हुआ था लास्ट बार? 1931 में। उसके बाद 2011 में होता है, लेकिन उसके डाटा पब्लिश नहीं होते हैं। बिहार पहला स्टेट था जिसने कर दिया था, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन करने की बात कही, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर बनाने की बात कही। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कौन सा पहला स्टेट था जिसने इसको सब कैटेगराइजेशन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहला स्टेट जिसने कास्ट सब कैटेगराइजेशन शुरू किया। चलते हैं नेक्स्ट। मोदी लाइकली टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन ब्राजील। ब्रिक्स हम जानते हैं लास्ट ईयर आपके क्लैट के एग्जाम में ब्रिक्स से पैसे जा चुका है, तो मे बी इस बार ब्रिक्स से ना G7 से आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, हम पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली जब ये बना जब ब्रिक था, जब इसको हम 2009 में बनाए जब ब्रिक था। ब्रिक्स ये बनता है 2010 में, साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010। आपसे लास्ट ईयर पूछा भी था दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था क्लैट का, लास्ट क्लैट की, बताओ साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ था? 2010 में। बिल्कुल बेसिक बातें आती हैं, अगर आप कंटिन्यू चीज़ें देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, हैंडआउट पढ़ते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो कुछ भी ऐसा होता नहीं है जो तुमसे ना हो, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। इस बार उसकी मीटिंग कहाँ हो रही है? ब्राज़ील में हो रही है। लास्ट ईयर ब्रिक्स रशिया में हुआ था, इस बार ब्राज़ील में हो रहा है। और साल भर न्यूज़ आती रहेगी, कभी कोई मीटिंग होगी, कभी कोई मीटिंग होगी, हमारे डेलीगेट्स जाते रहेंगे, ठीक है। अभी लेटेस्ट उसमें कौन जुड़ा है? इंडोनेशिया जुड़ा है, उसमें टोटल 10 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। हमने काफी बार पढ़ा हुआ है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश ट्रिब्यूनल इंडिक्ट्स शेख हसीना ऑर्डर्स हर प्रेजेंस एट जून 16 प्रोसीडिंग्स। देखो जो शेख हसीना है, इन्हीं के फादर ने 1971 में किसको अलग करवाया था? देखो ये था पाकिस्तान, ये था इंडिया, और इधर छोटा सा बना हुआ था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो हुआ क्या था? 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी होती है, और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया जीत जाता है और इंडिया पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देता है। टुकड़े कैसे करता है? देखो ईस्ट पाकिस्तान में इसके जो फादर थे शेख हसीना के, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इन शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी होती है आवामी लीग, ठीक है। और आवामी लीग उस साल 1970 में सीटें जीत जाती है और मेजोरिटी से जीतती है, तो उसको सरकार बनाने का हक था। लेकिन पूरी की पूरी पार्लियामेंट की गवर्नमेंट तो चलती है आपके यहाँ वाले पाकिस्तान से, उन्हें ये बात मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने उसका अपोज कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान परेशान थे, वो अलग भी होना चाहते थे, वहाँ के लोग भी अपोज कर रहे थे कि हमारा भी पॉलिटिकल प्रेजेंस होना चाहिए। उसी समय हमारी लड़ाई हो गई, इंदिरा गांधी के पास मौका आ गया, इंदिरा गांधी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। बांग्लादेश बहुत खुश था, है ना, हम उसको बिजली पानी सब देते रहे। लेकिन अब जाकर हालात बदल गए, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस आ गया, उन्होंने शेख हसीना को तख्ता पलट कर दिया। तो शेख हसीना भी दूसरे देश में छिपी हुई है, ठीक है। तो उसको कहा है कि भाई 16 तारीख तक आपको आना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। वाकई अभी इंटरनल गवर्नमेंट के पीएम कौन है? तो यूनुस खान, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इनको वापस से बुलाने की बात की जा रही। कौन? इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। क्या होता है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल? तो ये बना था 2010 में। इसको बनाया किसने था? तो इसको शेख हसीना ने ही बनाया था, ठीक है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को, ठीक है। इसको पाकिस्तान के अंदर जो 1971 में लिबरेशन वार हुआ था उसके बाद बनाया जाता है। और याद रखना शेख हसीना के फादर को उनके घर में आग लगा दी जाती है। वहाँ के लोग जो नाराज थे, नहीं अलग होना चाहते थे, नहीं बांग्लादेश चाहते थे, उन्होंने आग लगा दी, और आग लगाने के बाद उसका पूरा परिवार जल जाता है, ठीक है। उनको सबको असैसिनेट कर दिया जाता है, शेख हसीना बच जाती हैं। आगे चल के वो 5 बार वहाँ की पीएम भी बनती है, और अब उनको भी हटा दिया गया, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, उन्होंने इनको बुलाने की बात कही है। बाकी हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया था, ठीक है, जस्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है। बैन क्यों लगाया गया था? टेररिस्ट सेफ है, ठीक है, ये सिंपल सी बातें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
ए वुमेन आर्मी चीफ वाई पाथ इज ईजियर नाउ। क्या ऐसा हो सकता है ना हो कि कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि इंडियन आर्मी की चीफ कोई वुमेन है, एयरफोर्स चीफ कोई वुमेन है। तो एक समय ऐसा होता था महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, कह देते थे कि इनके लिए बस रसोई बनी है, रसोई से बाहर उनका जीवन ही नहीं है। आज महिलाएं हर फील्ड में जा रही हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वुमेन ऑफिसर देखने को तो हमें मिल गई हैं, ठीक है, जैसे आपने व्योमिका सिंह और वो आपके जो उसमें ऑपरेशन सिंदूर में होती हैं, ठीक है, सोफिया कुरैशी है ना, वो सब देखने को मिला आपको। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स आपने देखे होंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई महिला ऑफिसर चीफ बन जाए? चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनडीए में पहली जो क्लास थी, जो पहला बैच था वुमेन का, वो पास आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये वहीं से न्यूज़ उठी है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल याद रखना, 1888 में ब्रिटिश एरा में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टार्ट की गई थी महिलाओं के लिए। 1958 में रेगुलर कमीशन कर दिया जाता है, जिसमें वुमेन्स एज ए डॉक्टर उसको ज्वाइन कर सकती थी, ठीक है। नॉन मेडिकल रोल्स बाद में स्टार्ट होते हैं। वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम 1992 में आती है। 2008 में जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट निकाली जाती हैं। 2019 में उनको लिए नॉन कॉम्बैट टीम में उनको एंट्री मिलती है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि इनको 10 स्ट्रीम्स में इनको ऐड कर दिया जाए। उसके बाद 2021 में एनडीए इनके लिए ओपन हो जाता है, ठीक है। और जो पहला बैच था वो अब उसमें पास आउट हो चुका है। तो वहाँ से न्यूज़ निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी तरह का तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।